Hello student, welcome to Angels online platform. We discuss about 12th JEE Mega Test solution. Let's start question number 26. Which of the following sentence is incorrect? कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज लेस बेसिक देन ए ब्लॉक एलिमेंट। मतलब इसमें ऐसा कहना चाहता है कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के हाइड्रोक्साइड ट्रांजिशन एलिमेंट की कंपैरिजन में बेसिक ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस विल बी राइट। सेकंड, एटॉमिक एंड आयोनिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज लेस देन ए ब्लॉक एलिमेंट। मतलब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की साइज ट्रांजिशन एलिमेंट की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, वो भी साइड सेंटेंस है। ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट इज लेस देन ए ब्लॉक एलिमेंट। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होगा MLN। एम को बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल, एल को बोलेंगे लिगेंड। तो मेटल में ऑलवेज आएगा 3D सीरीज के एलिमेंट, या 4D या 5D या 6D। तो डेट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटॉम के फॉर्म में ट्रांजिशन एलिमेंट ही आएगी, इसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कभी नहीं आएगी। तो इसमें ऑप्शन सी विल बी रॉन्ग एंड ऑप्शन डी एफ ब्लॉक एलिमेंट कोल एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, वो भी राइट ही है। डी ब्लॉक को बोलेंगे ट्रांजिशन और इसमें एफ ब्लॉक को बोलेंगे इनर ट्रांजिशन। सो ऑप्शन ए बी एंड डी विल बी राइट सेंटेंस। और क्वेश्चन में हमको पूछा है इनकरेक्ट, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी, विल बी इनकरेक्ट। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक। तो क्रोमियम के कौन सा ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक है? क्वेश्चन नंबर 27। फर्स्ट ऑप्शन में CRO, सेकंड ऑप्शन में CrO3, थर्ड ऑप्शन में Cr2O3 एंड फोर्थ ऑप्शन में CrO5। राइट। तो चारों चार ऑक्साइड में हम लोग क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट में CRO में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, CrO3 में आएगा +6, CrO5 में भी आएगा +6। तो बोले कि स्पेशल केस था हमारा, में इसको वो समझाया था। और Cr2O3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3 आएगा। क्लियर। तो कंसेप्ट के हिसाब से जिसमें जिस ऑक्साइड में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा वो होगा एसिडिक, लोवेस्ट होगा वो होगा अल्कलाइन, बेसिक होगा। और जिस ऑक्साइड में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आएगा उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक। राइट। तो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6 और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। राइट। तो +6 में इसको बोलेंगे एसिडिक बोलेंगे, इसको भी एसिडिक बोलेंगे, ये वाला होगा वो बेसिक होगा, तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लोवेस्ट है। और Cr2O3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। ये वो लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में होगा एम्फोटेरिक। तो हमारा आंसर होगा Cr2O3। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 24, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में जो प्रॉपर्टी शो करती है कलर प्रॉपर्टी, उसका रीजन क्या होगा? तो 28 में F2F ट्रांजिशन आएगा, क्योंकि लेंथेनॉइड में ऑर्बिटल आएगी 4f और एक्टिनॉइड में आएगी 5f। लेंथेनॉइड में आएगी 4f और एक्टिनॉइड में आएगी 5f। तो दोनों में अंतर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 28, लेंथेनॉइड का सिंबल होगा Ln और एक्टिनॉइड का सिंबल होगा AC। तो लेंथेनॉइड में ऑर्बिटल आएगी 4f और एक्टिनॉइड में आएगी 5f। दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो इसमें F2F ट्रांजिशन होगा। और F2F ट्रांजिशन होने के बाद इसमें हमको ब्लू कलर या जो भी कलर हमको इसमें शो करेगा। तो F2F ट्रांजिशन की वजह से इसमें एक ये प्रॉपर्टी शो करेगा। आंसर होगा हमारा डी।
अब क्वेश्चन नंबर 29 में गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस। तो रेडियस का ऑर्डर इसमें हमको पूछा हुआ है और ऑप्शन में लेंथेनॉइड के एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, लेंथेनॉइड जो सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो साथों साथ में लेंथेनॉइड का कंट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो एट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, और जितना ज़्यादा एट्रैक्शन होगा उतनी साइज कम होगी। तो डेट मीन्स कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेंथेनॉइड सीरीज में साइज कम होगी। ठीक है, तो लेंथेनम की साइज सबसे ज़्यादा आएगी, ऑप्शन के हिसाब से लेंथेनम की साइज सबसे ज़्यादा, फिर होगा यूरोपियम, फिर सबसे लास्ट में होगा ल्यूटेशियम। राइट, बस उसके बाद भी इधर दिया वाई प्लस 3 को बोलेंगे यट्रियम। तो यट्रियम आता है 4D में, राइट, और लेंथेनम आता है 5D में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर में 3D की बात करें, इधर 3D लेंथेनम, लेंथेनम का ऑर्डर तो वो आ गया कि सबसे ज़्यादा लेंथेनम, फिर यूरोपियम, फिर ल्यूटेशियम। अभी यट्रियम की जो साइज होगी वो लेंथेनम से ज़्यादा होगी कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो 3D सीरीज में आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एक्सेट्रा। 4D में आएगा यारी जरा निभाना, और 5D में आएगा ला हफ्ता। क्लियर, तो उसके हिसाब से इसमें 3D की साइज कम होगी, 4D की साइज इसमें ज़्यादा होगी, एंड 5D की साइज इसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके ऑर्डर के हिसाब से स्कैंडियम की साइज कम होगी, इट्रियम की थोड़ी इससे ज़्यादा होगी, और लेंथेनम की सबसे ज़्यादा होगी। मतलब इट्रियम की कंपैरिजन में लेंथेनम की साइज तो ज़्यादा ही होगी। राइट, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बॉम्बे, बी। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 30, इधर से ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इथाइल अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें हमको ऐसा पूछा है कि ऑप्शन में से कौन सा मॉलिक्यूल मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद इथाइल अल्कोहल फॉर्म करेगा। राइट, तो इसके लिए हमको ऑप्शन के हिसाब से आना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। राइट, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है फॉर्मल्डिहाइड, तो उसका फॉर्मूला होगा HCHO। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड CH3MgI, इसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। द फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्मेशन ऑफ, तो इसमें क्या फॉर्म करेगा, इधर से CH3, इसका CH2, और इसका O। राइट, तो कंबाइन करके फॉर्म करेगा, इसमें क्या फॉर्म होगा इसमें, हाँ, और उसमें क्या दिया फिर लास्ट में दिया हाइड्रोलिसिस भी दिया हुआ है। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग हुआ वो H2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो H2 में प्रेजेंट होगा H+, और साथ में होगा OH-1। ठीक है, तो इसमें CH3 आएगा इधर से, तो ओके, इधर से CH3, इधर से CH2 और O, और इसका H, वाटर में से H+ आएगा, ये फॉर्म करेगा CH3, CH2 और OH प्लस, साथ में क्या रहेगा, रिमेनिंग पोर्शन में आएगा MgOHI, इधर से Mg और इधर से OH एंड I, वाटर में से OH। ये हमारा मेन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इथेनॉल। दैट मीन्स फॉर्मल्डिहाइड जब मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या आयोडाइड जो भी, इसमें कौन सा दिया है, इसमें दिया हुआ है हैलाइड, तो इसमें आएगा X आएगा, सॉरी, इसमें आएगा X, में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इधर होगा X, इधर भी आएगा X। मतलब फॉर्मल्डिहाइड जब मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तब वो फॉर्म करेगा इथेनॉल। क्लियर, हमारा आंसर होगा ए फॉर्मल्डिहाइड। अब क्वेश्चन नंबर 31 में व्हेन CH3MgI मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट विद एसीटोन एंड
एडिशन प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज वी गेट, तो इसमें ऐसा पूछा हुआ कि कौन सा अल्कोहल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 31, CH3MgI तो बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, वो रिएक्ट करेगा एसीटोन, एसीटोन की फॉर्मूला होगी CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर होगा CH3। ओके, इसमें when CH3MgI react with acetone and addition product of H2O बाद में होगा, पहले इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो इसमें ये क्या होगा, इधर से जो ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ऑक्सीजन एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, सो इस पे आएगा प्लस चार्ज, इस पे आएगा माइनस चार्ज। ओके, और इसमें RMgI में मैग्नीशियम पे आएगा चार्ज प्लस होगा और CH में माइनस होगा, तो ये माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और Mg होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इधर से क्या क्या फॉर्म होगा, इस कार्बन को सेंटर में लिखते हैं और उसके साथ दो CH3 जो इधर थे, दोनों CH3, और उसके बाद इधर से जो CH3 आया वो इधर होगा CH3, और बीच में क्या बचेगा, इधर इधर ऑक्सीजन भी था और साथ में आएगा Mgi, तो O माइनस एंड Mgi। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग होगा वो H2O के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। तो H2O में आएगा H प्लस आयन और साथ में होगा OH माइनस आयन। ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा और OH माइनस इसके साथ रिएक्ट करेगा, इस पे चार्ज कौन सा होगा, प्लस चार्ज होगा, राइट। तो इसके बाद फॉर्म होगा CH3 और इसके ऑक्सीजन के साथ H प्लस अटैच होगा, सो अल्कोहल फॉर्म करेगा, प्लस जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो होगा MgOHI। ये आपकी मेन प्रोडक्ट, ये अल्कोहल फॉर्म हुआ, और अल्कोहल में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली तीन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो इसको बोलेंगे 3 अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इसमें फर्स्ट स्टेप में CH3MgI रिएक्ट विद एसीटोन, तो फॉर्म हुआ CH3, और इसमें से इस कार्बन पे CH3 माइनस ने अटैक कर दिया और ऑक्सीजन के माइनस पे Mg अटैच हुआ, तो ये वाला फॉर्म हुआ। और उसके बाद H2O के साथ रिएक्ट करने के बाद H प्लस होगा वो इसके साथ अटैच होगा, तो वो फॉर्म करेगा 3 अल्कोहल। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन C, 3 अल्कोहल। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 32 में हमको पूछा है ब्यूटेन 1 ऑल रिएक्ट विथ H2SO4, तो कंपाउंड फॉर्म करेगा ए, और ए कंपाउंड रिएक्ट करेगा HBr के साथ, और जो बी कंपाउंड फॉर्म होगा वो KCN के साथ रिएक्ट करेगा, उसको बोलेंगे पोटेशियम साइनाइड। तो जो सी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग होगा जब भी सॉल्यूशन में से हम प्लेन पोलराइज लाइट लाइट जब पास करेंगे तब सॉल्यूशन होगा वो लाइट को रोटेट करेगा, राइट हैंड साइड रोटेट करेगा उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो, लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा उसको बोलेंगे लीवो। जो लाइट का रोटेशन होता है तो सॉल्यूशन को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, और जो कोई भी सॉल्यूशन लाइट को रोटेट नहीं करेगा, लाइट पास हो जाएगी, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। और ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कंडीशन होगी कि उसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा वही ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, राइट। उसमें हमको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा ब्यूटेन 1 ऑल, तो उसके पहले हमको उसका स्ट्रक्चर हमको आना चाहिए। तो ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 CH2 एंड OH, तो बोलेंगे ब्यूटेन 1 ऑल रिएक्ट विथ H2SO4 और साथ में होगा H प्लस आयन।
ओके। जब ब्यूटेन वन ऑल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद इधर से जाएगा OH, अल्फा कार्बन से जाएगा OH और बीटा कार्बन से जाएगा H, राइट। तो रिमूवल ऑफ H2O। ओके, तो क्या फॉर्म होगा इधर, इधर फॉर्म होगा ब्यूट वन इन, राइट। इधर से OH गया, इधर से H गया, तो फॉर्म होगा ब्यूट वन इन, अल्किन फॉर्म करेगा। रेडी, तो बोलेंगे ब्यूट वन इन। नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ए बोलेंगे, ब्यूट वन इन को बोलेंगे प्रोडक्ट ए। तो सेकंड स्टेप में ए प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा HBr के साथ। ओके, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा दूसरे ऐसे लिखता हूँ, H2SO4 प्लस H+। तो जब अल्किन HBr के साथ रिएक्ट करेगा तब आर्कोनिकॉफ रूल इसमें अप्लाई करेगा। आर्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब ब्रोमीन अटैच होगा, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। क्लियर। इसमें हमको आर्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उसको बोलेंगे 2 ब्रोमोब्यूटेन, राइट। इधर हमको मिलेगा CH3 CH2 CH3 और इधर अटैच होगा Br, इसको बोलेंगे 2 ब्रोमोब्यूटेन, और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट बी। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ बी। लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में जो हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हुई बी वो रिएक्ट करेगा पोटेशियम साइनाइड के साथ। इधर आएगा पोटेशियम साइनाइड ACN, पोटेशियम होगा प्लस, CN होगा माइनस, वो CN होगा वो Br को रिप्लेस कर देगा, CN एज अ न्यूक्लियोफाइल और ब्रोमीन एज अ रिमूवल ग्रुप, वो CN होगा वो ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा। तो इधर हमको मिलेगा CH3 CH2, इधर CH, इधर CH3 और इधर अटैच होगा हमारा साइनाइड ग्रुप, साइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, राइट। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसको बोलेंगे C प्रोडक्ट। और साइनाइड जिस ग्रुप के साथ अटैच हुआ उस कार्बन की वैलेंसी में चारों चार एटम अलग अलग है। एक साइड हाइड्रोजन है, दूसरी साइड साइनाइड है, तीसरी साइड CH3 और फोर्थ साइड CH2। तो इसको बोलेंगे कायरल कार्बन, राइट। और जब कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा तो वो होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया इसमें हमने, फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल रिएक्ट विद H2SO4 एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट वन इन, एंड सेकंड स्टेप में HBr रिएक्ट करेगा, उसको बोलेंगे मार्कोनिकॉफ, उसके हिसाब से हमको मिलेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। लास्ट स्टेप में वो रिएक्ट करेगा पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो वो 2 साइनोब्यूटेन फॉर्म करेगा, और इसमें सेकंड कार्बन वो होगा कायरल कार्बन, तो उसको बोलेंगे वो मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हमारा आंसर होगा बी, इसमें सी एज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 33 में हमको पूछा है क्यूमिन रिएक्ट विथ O2 एंड H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, इच प्रोडक्ट इज फॉर्म X एंड Y, राइट। इसमें हमको क्यूमिन रिएक्ट करेगा O2 के साथ और साथ में होगा H2O2, तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा। ये वाला क्वेश्चन आपके NCERT में डायरेक्ट गिवन है, तो बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर हमको आना चाहिए। बेंजीन पर इधर होगा CH, साथ में होगा CH3 CH3,
इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन आगे रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ इन फर्स्ट स्टेप में। तो इधर क्या फॉर्म होगा, इधर दो ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अटैच होगी, दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अटैच होगी, तो वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो ये बेंजीन, बेंजीन के साथ इस कार्बन पे CH3 और इस कार्बन पे CH3 और बीच में आएगा दो ऑक्सीजन। मैं हाईलाइट करता हूँ, इसमें आएंगे दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन सॉरी, इसमें होगा हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, इसको बोलेंगे क्यूमीन, क्यूमीन तो है इसमें, क्यूमीन, और हाइड्रोजन भी है तो उसको बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रो, और दो ऑक्सीजन उसको बोलेंगे पेरोक्साइड। ये फॉर्म करेगा, और उसके बाद सेकंड स्टेप में वो रिएक्ट करेगा H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। क्या फॉर्म होगा उसकी बात करते हैं। तो जब वो H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा सेकंड स्टेप में इन प्रेजेंस H2O2 प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, इसमें O बॉन्ड O ब्रेक होगा और साथ में C बॉन्ड O भी ब्रेक होगा। कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो इधर फॉर्म करेगा, बाय प्रोडक्ट में आएगा CH3, इधर से CH3, इधर से CO और इधर से CH3, तो CH3 CO CH3 फॉर्म करेगा, उसको बोलेंगे एसीटोन साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। और मेन प्रोडक्ट में हमको मिलेगा, इधर होगा बेंजीन, बेंजीन पे रिमेनिंग पोर्शन, बेंजीन के ऊपर होगा इधर OH बचेगा, तो इसको बोलेंगे फिनॉल। मेन प्रोडक्ट में आया फिनॉल और साइड प्रोडक्ट में आया एसीटोन, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा सी, फिनॉल एंड एसीटोन। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 34, 34 वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन होगा रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल में। तो इसमें फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट, तो क्या फॉर्म होगा भाई, और उसके बाद वो रिएक्ट करेगा CH3Cl के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, फिनॉल रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ, सॉरी फिनॉल नॉट टॉल्यूइन, फिनॉल रिएक्ट विद जिंक, जिंक डस्ट राइट। तो जिंक रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो इधर रिमूव होगा ZnO, तो इसमें क्या बचेगा, ओनली हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे बेंजीन। तो फर्स्ट स्टेप में बेंजीन फॉर्म हुआ, एंड सेकंड स्टेप में बेंजीन होगा वो रिएक्ट करेगा CH3Cl के साथ, इधर होगा CH3Cl, नीचे लिखा हुआ है एनहाइड्रस AlCl3, तो इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो इसमें से CH3 ग्रुप इस पे अटैक करेगा बेंजीन पे, तो हमको मिलेगा टॉल्विन मिलेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा CH3, तो इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन फॉर्म करेगा, इसको बोलेंगे टॉल्विन। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, 35 के क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1, राइट। तो कौन सा मॉलिक्यूल SN1 के SN1 के प्रति रिएक्ट ज़्यादा होगा, या कौन सा मॉलिक्यूल SN1 फास्ट देगा। उसमें चारों ऑप्शन में से हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल में कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, राइट। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन हमको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन ए, इधर बेंजीन है और बेंजीन के साथ इधर क्या दिया हुआ CH2Cl है, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। ऐसा होता है ना SN1 में कि Cl पहले जाता है और Cl जाने के बाद इधर फॉर्म होगा कार्बोकैटायन, तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, राइट। तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। सेकंड ऑप्शन में
गिवन हमें बेंजीन, बेंजीन के साथ सी एच द्विबंध सी एच, फिर सी एच टू सी एल है। इसमें क्या है भाई, इसमें इसको बोलेंगे, ओके एल एल बोलेंगे इसको, एल एल किसको बोलेंगे, एक्स ग्रुप, जो भी कोई ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और उसके साइड में जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 आएगा, राइट। तो इसको बोलेंगे एलाइलिक बोलेंगे। और साथ में क्या, इधर इधर बेंजाइलिक भी है इतना पोर्शन में, तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। इसमें एलाइलिक भी है और साथ में बेंजाइलिक भी है, राइट। ऑप्शन थर्ड की बात करेंगे, तो थर्ड में आएगा CH2 द्विबंध CH, CH2Cl। इसमें ओनली कौन सा इसमें प्रेजेंट है ओनली फॉर एलाइलिक, बाकी मैं समझा दिया आपको, ठीक है। और लास्ट में गिवन है हमको CH3 CH2 CH2 और Cl, इसको बोलेंगे सिंपल अल्काइल हैलाइड, वो RX के फॉर्म में ही है, राइट। तो ऐसे हमने पढ़ा हुआ है कि बेंजाइलिक का ऑर्डर सबसे फर्स्ट आता है, SN1 में बेंजाइलिक हैलाइड रिएक्टिव ज़्यादा होता है, फिर सेकंड में आएगा एलाइलिक, थर्ड में आएगा 30, फोर्थ में आएगा सेकेंडरी, और लास्ट में आएगा प्राइमरी, राइट। तो उसके हिसाब से बी ऑप्शन में हमारे पास दो अल्काइल हैलाइड है, वो कौन से, फर्स्ट है हमारा बेंजाइलिक और साथ में एलाइलिक है, तो उसका रिएक्टिविटी SN1 के प्रति ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। इसमें सेकंड वाला जो केस होगा वो हमारा फर्स्ट आएगा, राइट। ऑप्शन के हिसाब से एक ही ऑप्शन है हमारे पास जिसमें सेकंड फर्स्ट आ रहा है अभी, इसमें फर्स्ट होगा बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक, फिर होगा बेंजाइलिक होगा, फिर होगा वो एलाइलिक होगा, और सबसे लास्ट में आएगा उसको बोलेंगे सिंपल अल्काइल हैलाइड। इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बॉम्बे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा हुआ है मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल ओवर देम आर नोन एज कायरल कार्बन। हमको सिंपली पूछा इसमें कि चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमको सबके स्ट्रक्चर हमको इसमें आने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है हमको 2 ब्रोमोब्यूटेन, राइट। उसका स्ट्रक्चर होगा, चार कार्बन हो गए, तो सेकंड पोजीशन पे Br होगा, जिसको बोलेंगे 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इस कार्बन की बात करेंगे तो सेकंड कार्बन पे, ये कार्बन 1 ये कार्बन 2, तो सेकंड कार्बन की बात करेंगे तो सेकंड कार्बन पे चारों चार वैलेंसी इसमें अलग अलग है। एक वैलेंसी में ब्रोमीन है, दूसरे पे CH3 है, थर्ड में H है और फोर्थ में CH2, तो इसको बोलेंगे कायरल कार्बन बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है। उसके अलावा चेक कर लेना कि 1 ब्रोमोब्यूटेन में भी नहीं आएगा, उसके बाद C एंड D ऑप्शन में उसमें भी कायरल कार्बन एब्सेंट होगा। उसके लिए हमको उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेगी, आप ट्राई कर लेना, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए, राइट। और क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन वही है कंसेप्ट कि जो भी मॉलिक्यूल हमको गिवन है उस मॉलिक्यूल में कौन चार कार्बन प्रेजेंट है, तो उसमें से कौन से कार्बन की चारों चार वैलेंसी अलग अलग है, मतलब कि कायरल कार्बन कौन से, ऐसा क्वेश्चन हमको पूछा हुआ है, राइट। तो इसमें जिस कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो वो कायरल कार्बन कभी नहीं होगा, राइट। तो इसमें कार्बन 1 एंड कार्बन 4 में C डबल बॉन्ड O है, तो वो कायरल कार्बन होंगे नहीं। 1 मिनट, कार्बन 1 कार्बन 4 इज नो कायरल कार्बन। अभी बचे ऑप्शन 2 एंड 3, तो सेकंड एंड थर्ड कार्बन पे सेकंड की बात करेंगे तो इसमें है OH, इधर है H और इधर ये पूरा पोर्शन अलग है और इधर भी पूरा पोर्शन अलग है, सो सेकंड एंड थर्ड में भी ऐसा ही है, तो मतलब सेकंड एंड थर्ड कार्बन इज अ कायरल कार्बन, राइट। एंड 1 एंड 4 इज नॉन कायरल कार्बन। अब क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन, राइट। इसके लिए पहले हमको वो चेक करना पड़ेगा कि कुछ किस में रेजोनेंस इफेक्ट आ रही है भाई। ऑप्शन ए की बात करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 38।
ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ हमको, इधर होगा आयोडीन होगा ऊपर और नीचे होगा ऑक्सीजन होगा, इधर होगा V1 और इधर भी होगा V1, राइट। तो इस पे क्या होगा भाई, ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होगी, राइट। वो ऑक्सीजन इथर के फॉर्म में है तो इसमें इफेक्ट होगी प्लस R इफेक्ट होगी, क्लियर। और सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें बेंजीन है और बेंजीन के साथ वी बंद भी है और इधर आयोडीन भी है तो इसमें रेजोनेंस होगा, तो इसमें प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा है, फर्स्ट ऑप्शन में रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होगी। और थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे तो उसमें बेंजीन है और बेंजीन के साथ एक वी बंद और इधर आयोडीन है, इसमें रेजोनेंस होगा नहीं। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इसमें है ही नहीं तो इसमें रेजोनेंस होगा नहीं, मतलब जिसमें प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा होगी उसमें SN1 भी ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी में SN1 कम होगी, राइट। तो उसके हिसाब से आंसर होगा हमारा ए या सी, उसको चेक करें। उसके बाद जिसमें प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा होगी उसमें SN1 ज़्यादा होगी, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसके ऑप्शन के हिसाब से थर्ड में कम होनी चाहिए, राइट है। सेकंड में थोड़ी ज़्यादा है, उसके बाद फर्स्ट में सबसे ज़्यादा, यस राइट, तो ऑप्शन होगा हमारा सी। इसमें इथर है, फर्स्ट मॉलिक्यूल में इथर है और उसमें प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा होगी तो इसकी रिएक्टिविटी SN1 के प्रति ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट में आएगा ए। उसके बाद बी में रेजोनेंस ओनली होगा, उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा होगी नहीं, तो उसमें सेकंड, और उसके बाद थर्ड में तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो हमारा राइट आंसर होगा सी, मतलब SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस इफेक्ट, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 39, 39 में हमको कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मैच ही करना है और उसमें रिएक्शन है और रिएक्शन के सामने उसके नाम है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा FeCl3 के साथ, तो ऑर्थोन पैरा पोजीशन पे Cl आएगी, राइट। तो इसको बोलेंगे तो इसमें Cl एज इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो Cl अटैक करेगा इसमें, तो Cl जो अटैक करेगा तो उसके हिसाब से ऑप्शन में न्यूक्लियोफिलिक है और ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, तो इलेक्ट्रोफिलिक उसमें अटैक होगा ना भाई, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक और ऑप्शन को इसमें चॉइस करना पड़ेगा। हम्म, इसमें होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें, इसमें आएगा फर्स्ट Cl एज इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा, तो इसमें आएगा ओके, ऑप्शन बी आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमको गिवन है अल्किन है, प्रोपिन है, प्रोपिन प्लस HBr गिव्स 2 ब्रोमोप्रोपेन, उसको बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल, ओके। तो इसके हिसाब से वो क्या हो रहा है इसमें, तो इसमें ब्रोमीन ऐड हो रहा है, इसमें नहीं सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है और दूसरा एलिमिनेशन भी नहीं, इसमें ब्रोमीन अटैच हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ब्रोमीन एज इलेक्ट्रोफाइल और इसमें ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे, राइट। तो फर्स्ट में आएगा बी और सेकंड में आएगा डी, तो ऑप्शन के हिसाब से ए और सी आ सकते हैं, ऑप्शन बी एंड डी आर रॉन्ग। उसके बाद जिंक के ऊपर है CH3CHI है और साथ में CH3CHO है, तो इसमें आयोडीन को OH रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से और इसको बोलेंगे इसमें आयोडीन लिविंग ग्रुप है और OH न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसको बोलेंगे ई आएगा, राइट। उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा बी, डी और ई। उसके बाद Cl की जगह पे इधर आ रहा है OH, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट में होगा बीटा एलिमिनेशन, इसमें अल्काइल हेलाइड है और साथ में है अल्कलाइन KOH, तो बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन, तो इसमें आएगा अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल आएगा, तो उसके हिसाब से आंसर होगा सी, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 40 में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। इसमें रिएक्शन है, उसमें रिएक्शन कौन सी हो रही है, सब्स्टिट्यूशन आ रहा है कि एलिमिनेशन आ रहा है कि एडिशन आ रहा है, वो हमको चेक करना है, राइट। तो फर्स्ट में हमको गिवन है CH3CH2CH2Br प्लस KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, उसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन, राइट।
तो जो क्वेश्चन नंबर 40 में हमको गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में कि CH3CH2CH2Br और साइड में उसके साथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो इसमें से जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा एलिमिनेशन होगा, तो इसमें से जाएगा अल्फा कार्बन में से जाएगा Br और बीटा कार्बन से जाएगा H, इधर फॉर्म होगा अल्कीन, तो बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। बोलेंगे प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, इधर फॉर्म करेगा CH3CH द्विबंध CH2 प्रोपिन फॉर्म करेगा और जाएगा HBr, उसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। मतलब इधर क्या फॉर्म हुआ, इस रिएक्शन को बोलेंगे सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन ई। फर्स्ट रिएक्शन आई हमारी, उसको बोलेंगे एलिमिनेशन। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में इधर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मूला ऐसा होगा ऑप्शन बी में। इधर CH है, दोनों साइड CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर है Br और आ रहा है क्या भाई, ये OH आ रहा है। इसमें से OH माइनस होगा, वो इसमें ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसमें ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बाय हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या फॉर्म होगा, इधर इधर फॉर्म हो रहा है CH, इधर CH3, इधर CH3 और इधर आ रहा है हमारा OH, मतलब ब्रोमीन गया हाइड्रोक्साइड आया, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एस। लास्ट रिएक्शन जिसमें वी बन को ब्रेक होने के बाद ब्रोमीन अटैच हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। तो सेकंड कौन सी आई, सब्स्टिट्यूशन आई, और लास्ट कौन सी आई, एडिशन। उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा फर्स्ट इज एलिमिनेशन, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड इज एडिशन रिएक्शन। आंसर हमारा सी होगा। क्लियर, और आंसर होगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। 41 में व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको बोलेंगे नाइट्रेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 41, बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन जब फॉर्म होगा तब क्या होगा, इसमें NO2 ग्रुप इसमें अटैच होगा, इधर से NO2+1 उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, तो इसमें नाइट्रो ग्रुप इस पर अटैक करेगा, तो इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्म होगा, इसमें इसमें फर्स्ट NO2 ग्रुप अटैक करेगा, पूरे पैरा पे उसने अटैक किया, इसमें कैटायन जनरेट होगा, वो कैटायन बेंजीन में मतलब क्या करेगा, वो बेंजीन की पोजीशन पे ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे वो मूव करेगा, राइट। तो मतलब इन शॉर्ट में बेंजीन पे जब हाइड्रेशन होगा तब NO2 ग्रुप वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक करेगा और कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। क्लियर, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, NO2 ग्रुप एज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी कंसेप्ट हमको याद होना चाहिए। फर्स्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 42, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। जिसमें प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा होगी उसमें ओके ओके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होगी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास OH है, ऑप्शन 1 में OH है, तो OH में आएगी प्लस आर इफेक्ट आएगी। सेकंड ऑप्शन में OCH3 है, उसमें भी प्लस आर इफेक्ट आएगी, बट इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होगी। ओके, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में CH3 है, तो CH3 में आएगा प्लस आई इफेक्ट आएगी, और फोर्थ ऑप्शन में Cl है, उसमें आएगी माइनस आई इफेक्ट आएगी, राइट। उसके हिसाब से OH में प्लस आर इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, तो फिनॉल में
ये ऑर्डर सबसे पहले आएगा, फर्स्ट फिनॉल आएगा, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। उसके बाद सेकंड में आएगा OCH3, सेकंड आना चाहिए इसमें, तो ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग। उसके बाद आएगा CH3, जिसमें इफेक्ट कौन सी होगी, प्लस आई इफेक्ट आएगी, तो इसमें आएगा थर्ड आना चाहिए, यस, तो ये सी भी रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट में फिनॉल में ज़्यादा, फिर सेकंड में आएगा एनिसोल, थर्ड आएगा टोल्विन, टोल्विन में CH3 की प्लस आई इफेक्ट होती है। क्लोरोबेंजीन सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि Cl की इफेक्ट होगी माइनस आई, राइट, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बॉम्बे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 में हमको पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो किसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसमें भी वही कंसेप्ट आएगा कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर इफेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 43, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ओके, उसके हिसाब से ऑप्शन ए में CH प्लस और साथ में कोई प्लस आर इफेक्ट है ही नहीं उसमें। बी ऑप्शन में इधर है OCH3, राइट, तो बोले कि इथर, तो इसके साथ इथर में होगी प्लस आर इफेक्ट होगी और वो ज़्यादा भी होगी। थर्ड ऑप्शन में भी इधर भी OCH3 है, पर सेकंड ऑप्शन में कार्बोकेटाइन के पास में ही OCH3 है, और इसमें थर्ड ऑप्शन में कार्बोकेटाइन और OCH3 के बीच में CH2 है, मतलब सेकंड में प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा होगी, राइट। उसके बाद थर्ड में आएगा और सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए सेकंड में सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड और वन, तो इसके साथ आंसर होगा बी। इन शॉर्ट में प्लस आर इफेक्ट जितनी ज़्यादा उतनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 44, तो 44 में दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसमें सिंपली आइसोमेरिज्म पूछा है, तो इसमें कौन सा आइसोमर प्रेजेंट होगा, दोनों में से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगी, 5 कार्बन है तो C5H12 आएगी, राइट। तो इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल इसको कंसिडर करेंगे ए, इसको कंसिडर करेंगे बी, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में दोनों CH3 ब्रांच में है और सेकंड में एक एक CH3 ब्रांच में है, मतलब उसका चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे उसको, उसका फॉर्मूला भी सेम है, पोजीशन तो इसमें आएगा नहीं, फंक्शनल भी इसमें आएगा नहीं, मेटामॉर्फिज्म भी इसमें नहीं आएगा, तो इसको बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि दोनों की चेन अलग अलग है, राइट। इसमें चेन में 3 कार्बन है और इसमें चेन में 4 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म, आंसर ए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 45, 45 से आपके सॉल्यूशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, राइट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द पेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन एंड ऑक्टेन विल बी 32 + 63x, वेयर x को बोलेगी होल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, तो फाइंड आउट व्हाट इज द पेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन, राइट। तो इसमें हमको क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 45 में, पेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, मतलब हमारे पास PT है, तो कितना है 32 + 63 इंटू एक्स, एक्स को बोला इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, एक्स को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, क्लियर। और इसमें हमको फाइंड आउट करना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन, मतलब इसमें हमको फाइंड आउट करना है P0, किसके लिए, तो हेप्टेन के लिए, हेप्टेन के लिए इधर होगा H और ऑक्टेन के लिए होगा O, राइट। सपोज लाइक इसमें हमको एक फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी कि होल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू एक्स है, तो फाइंड आउट होल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, वो आएगा 1 - x आएगा, क्योंकि होल फ्रैक्शन ऑफ हेक्टेन प्लस होल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन का आंसर होगा 1, ओके, तो होल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन का आंसर होगा 1 - x, ओके। हाउ वी अप्लाई राउल्ट फर्स्ट लॉ, उसके लिए फॉर्मूला होगी PT इज इक्वल टू P0 ऑफ हेप्टेन इंटू होल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस P0 ऑफ ऑक्टेन इंटू x ऑफ ऑक्टेन, राइट। इसमें होल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन की वैल्यू इसमें पुट करेगी तो कौन सा आएगा, इसमें इसमें आएगा PH0 इंटू XH प्लस
पी नॉट ओ इंटू 1 - x आएगा, राइट। उसके बाद उसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर कौन सा आएगा इसमें, और पीटी की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। तो पीटी की वैल्यू कौन सी आएगी इसमें, पीटी की वैल्यू हमने ऊपर गिवन है 32, राइट, प्लस 63 इंटू एक्स है टोटल प्रेशर, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट आंसर कौन सा आएगा, लास्ट आंसर आएगा पी नॉट ओ प्लस पी एच माइनस पी नॉट इंटू इधर आएगा एक्स, राइट। अभी इसको इस फॉर्मूला को सॉल्व किया हमने, तो जो इसका आंसर है वो इसके साथ इसको रिलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसको कंपेयर करेंगे। तो हमारा आंसर होगा पी नॉट ओ, मतलब ऑक्टेन का पेपर प्रेशर आएगा वो कितना होगा, 32 होगा, राइट। तो टोटल इसमें ऐसा आएगा, इसमें ये आ गया। उसके बाद पी एच माइनस पी नॉट, उसकी वैल्यू होगी 63 होगी, इसमें गिवन है इसकी वैल्यू 63 हो, इसके एक्स का एक्स हो गया। तो इसके लिए इसमें पुट करेंगे तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा पी एच -32 इक्वल टू 63। तो पी एच का आंसर आएगा पेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन, उसका आंसर होगा इसमें तो कितना आएगा 95 आएगा, पी नॉट में होगा, सॉरी, पी नॉट का आंसर होगा 95 mm ऑफ एच, राइट। इसमें हमने क्या किया, पहले इसमें हमको गिवन था होल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, वो था एक्स, और होल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन आएगा 1 - एक्स। फिर हमने इसमें अप्लाई किया राउल फर्स्ट लॉ, तो इसके साथ एक डेरिवेशन आया और उसको हमने रिलेट किया, उसको इधर से हमारा आंसर होगा 95 mm ऑफ एच जी, हेप्टेन का प्योर फॉर्म में पेपर प्रेशर, उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बी। और क्वेश्चन नंबर 46, तो 46 में गिवन क्या हमारे, तो 46 में गिवन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज 0.8, देन व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमको मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, उसके लिए पहले हमको गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है, तो इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, उसकी वैल्यू होगी 0.8। तो फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो कितना आएगा, वो आएगा 0.2 आएगा, राइट। उसके बाद इसमें फाइंड आउट करनी है मोलालिटी, मोलालिटी की फॉर्मूला होगी होल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा होल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, और नीचे आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में फॉर्म में होगा वाटर, तो इधर आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 आएगा। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1000, नीचे आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8 मल्टीप्लाई बाय 18। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इसमें हमारा आंसर होगा 13.88, आंसर होगा हमारा सी, उसको बोलेंगे मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, आंसर क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 47, इस में उनको पूछा है कंपाउंड ए एंड बी, दो कंपाउंड है, तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझते हुए साथ में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कंपाउंड ए एंड बी कंटेन 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, राइट, उसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। उसके बाद इसमें हमको गिवन है कि ए एक्ट एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट, तो इसके लिए आई की वैल्यू होगी 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू होगी 1। तो ए के लिए आंसर आया आई की वैल्यू 1, और बी के लिए हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद लिखा है व्हेन 80% ऑफ बी, तो बी के लिए हमको क्या गिवन है, बी के लिए हमको गिवन है अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 80%।
तो अल्फा इसमें आएगा 0.8 आ जाएगा, क्या है आपका अल्फा, राइट। उसके इसमें क्या गिवन है, डाइमर फॉर्म करता है, बी कैन फॉर्म एज डाइमर, डाइमर फॉर्म करेगा उसको बोलेंगे एसोसिएशन। जब भी डाइमर या ट्राइमर फॉर्म करेगा तो उसको बोलेंगे एसोसिएशन। एसोसिएशन फॉर्म करेगा इधर। तो इसके लिए फॉर्मूला होगी, अल्फा की फॉर्मूला होगी I-1, नीचे आएगा 1 - n, एसोसिएशन होगा तो 1 - n आएगा, और आयोनाइजेशन होगा तो इसमें आएगा n, और उसके बाद इधर होगा -1 भी होगा। तो इसमें हमको आई की वैल्यू, बी के लिए आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वन टॉप है। इसमें क्या करें हम लोग, बी, ए के लिए वैल्यू गिवन है 1, राइट। तो बी के लिए हमको वन टॉप फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू इसमें आ गई, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, अल्फा 0.8 इक्वल टू आई, इसमें हमको फाइंड आउट करना है I-1। नीचे होगा एन की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें डाइमर है, डाइमर के लिए एन की वैल्यू आएगी 2, इसमें आएगा 1/2 - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आएगी 0.6। यही आपको वन टॉप फैक्टर फॉर बी और फर्स्ट ऑफ वन टॉप फैक्टर फॉर ए में आई 1 और बी में आई 0.6, मतलब ए की वैल्यू ज़्यादा है, बी की वैल्यू कम है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन द बी, वन टॉप फैक्टर जितना ज़्यादा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 48, 48 में द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस ए बी हैज़ ऑब्जर्वेड एंड molecular mass of R 65.4 and 114.45, इसके इसमें से आई आ जाएगा, वन टॉप फैक्टर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 में वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एब नॉर्मल मोलिकुलर मास वो कितना होगा, 114.45 डिवाइडेड बाय नॉर्मल मोलिकुलर मास वो कितना है 65.4, इसमें से आई की वैल्यू आएगी 1.75, क्या है आपका आई। के बाद सेकंड में आएगा, क्वेश्चन नंबर 48 में ही, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हमको अल्फा फाइंड आउट करना है, इसमें हमको निकालना है अल्फा। तो अल्फा के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले ए बी को आयोनाइज करना पड़ेगा। तो डिसोसिएशन के लिए ए बी जब डिसोसिएट होगा तब ऐसा फॉर्म करेगा, ए प्लस और बी माइनस कैटायन प्लस एनायन फॉर्म करेगा। इसमें स्टार्टिंग में ए बी के होल सपोज लाइक 0, इसमें 0 0 हो गए, और डिसोसिएशन के बाद ए प्लस के फॉर्म हो गए अल्फा, और इसके हो गए भी अल्फा, रिमेनिंग पोर्शन इसमें होगा 1 - अल्फा, क्लियर। तो इसके लिए मुझे आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कौन सी आएगी इसमें, इसके लिए मुझे आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आई का फॉर्मूला होगा 1 - इसको कंसिडर करेंगे तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा विल बी कैंसल, इसमें आंसर आएगा 1 + अल्फा, और अल्फा की वैल्यू इसमें हमने फाइंड आउट की थी आगे, अल्फा कितना था इसमें भी, अल्फा हमको इसमें फाइंड आउट करना था, ओके। अल्फा इसमें फाइंड आउट करने के लिए आई हमारे पास है, आई की वैल्यू कितनी है इसमें 1.75, इससे आ जाएगा हमारा अल्फा, आई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आई आएगा 1.75 इज इक्वल टू 1 + अल्फा, तो अल्फा होगा हमारा 0.5, सॉरी 0.70, सॉरी मिनट, माइनस करने के बाद 0.75 आंसर आएगा, 1.75 - 1, आंसर होगा 0.75, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारा आंसर होगा 75% अल्फा मिलेगा, क्लियर। इसमें इसमें हमने पहले क्या फाइंड आउट किया, मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से हमने
फाइंड आउट किया वन टॉप फैक्टर, फिर हमने ए बी को आयोनाइज किया और इसमें से निकाला हमने अल्फ़ा, राइट। अल्फ़ा का आंसर होगा 75%, तो हमारा आंसर होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 49। 49 में हमको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हम गिवन है। कॉम्प्लेक्स है हमारे पास A3 और ब्रैकेट में होगा FeCN6, तो उसको पहले ब्रेक करेंगे तो इधर हमको मिलेगा 3K+ और साथ में होगा FeCN6-3। इसमें वन टॉप फैक्टर मतलब नंबर ऑफ आयंस इसमें आएंगे 4, राइट। इस कॉम्प्लेक्स को हमने ब्रेक किया तो इधर हमको मिलेंगे टोटल आयंस आएंगे 4, कैटायन 3 और एनायन 1। इसके लिए वन टॉप फैक्टर आया हमारा 4। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट इसमें हमको फाइंड आउट करना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा। डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठार बिंदु अवनयन। तो इसमें डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होगा के एफ इंटू एम इंटू आई। एम को बोलेगी मोलालिटी और के एफ की वैल्यू इसमें होगी 1.86 मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी को निकालने के लिए और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय आई, राइट। इसमें क्या हमारे पास इधर हमको गिवन है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.1 ग्राम, तो इसको बोलेंगे W2, वो कितना होगा 0.1 ग्राम होगा। मॉलिक्यूलर मास होगा इसमें 329 और वाटर का मास होगा 100 ग्राम। इसमें पुट करेंगे सारी वैल्यू, इसमें आएगा 1.86 मल्टीप्लाई बाय 0.1, नीचे आएगा 329 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई की वैल्यू होगी 4। तो पुट करेंगे तो डेल्टा टी एफ का आंसर होगा हमारा, कैलकुलेशन के बाद इसमें आंसर होगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² आएगा। तो बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठार बिंदु अवनयन। क्वेश्चन में हमको पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, इसमें हमने फाइंड आउट किया डेल्टा टी एफ। तो टी एफ को निकालने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वाटर ही होगा इसमें, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इसमें होगा 0 माइनस टी एफ। तो डेल्टा टी एफ इसमें हमको फाइंड आउट करने के लिए उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इधर होगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² इज इक्वल टू 0 माइनस टी एफ। तो टी एफ का आंसर होगा -2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हमने पहले आई निकाला, कॉम्प्लेक्स था, पहले इसमें हमने फाइंड आउट किया आई, आई के लिए उसको ब्रेक कर दिया, तो टोटल आइंस इसमें आएंगे 4, मतलब इसमें वन टॉप फैक्टर आएगा 4। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई, वैल्यू पुट की, तो इधर से हमको मिलेगा डेल्टा टी एफ आएगा, वो कितना आएगा जो भी आंसर है उसको 0 में से माइनस कर देंगे, तो आंसर होगा -2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। क्लियर, यह है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें हमको पूछा है द प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस एंड प्योर HCl बॉइल्स एट 85 सेल्सियस एंड द एजोटॉपिक मिक्सचर, मतलब इसमें ऐसा बोल रहा है कि वाटर एंड HCl को मिक्स किया और एजोटॉपिक सॉल्यूशन उसने फॉर्म किया। तो एजोटॉपिक का बॉइलिंग पॉइंट आया 108.6 सेल्सियस। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर। इसमें एजोट्रोपिक मिक्सचर के बाद कौन से कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो एक में फर्स्ट चीज कि वाटर है उसको बोलेंगे कंपाउंड ए, राइट। 1 मिनट, इधर मैं लिखता हूँ,
इधर सपोज कंपाउंड है ए और साथ में है बी। ए में कौन सा होगा, वाटर होगा, बी में होगा HCl होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है, इसका 85 सेल्सियस है। दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के लिए दोनों का कंपोजिशन फिक्स होगा, और इसमें जो दोनों का एजोटॉपिक मिक्सचर मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 108.6 सेल्सियस, राइट। तो इसको बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करेगा तब दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। तो उसको हीट करेंगे तो दोनों लिक्विड साथ में जाएगी, पेपर में साथ में जाएगा, पेपर में साथ में जाएगी तो लास्ट में कुछ बचेगा नहीं, मतलब नो वाटर एंड नो HCl कैन फाउंड, आंसर होगा हमारा डेली। क्लियर, ठीक। ये रहा आपका जेई का सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।